19वीं सदी के शुरू में यूरोप के बिल्कुल बीच में एक ऐसी जगह थी जिसे मुल्क नहीं बल्कि सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन कहा जाता था। तो आज हम एक बिखरी हुई सरजमीन से एक कौम बनने की शानदार और ड्रामावी कहानी को समझेंगे, यानी इटली का इत्तेहाद, जिसे रिसॉर्जमेंटो भी कहते हैं। तो चलिए इस तारीखी सफर का आगाज करते हैं। हम देखेंगे कि इटली पहले कैसी बटी हुई सरजमीन था। फिर मिलेंगे इस इत्तेहाद के दो सबसे बड़े किरदारों से, एक इसका दिमाग यानी काउंट कैवर और दूसरा इसकी तलवार यानी जुज़ेप्पे गैरिबाल्डी। इसके बाद हम सल्तनत के बनने, फिर उसके मुकम्मल होने और आखिर में इस नई कौम के सामने आने वाले चैलेंजेस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा उस दौर में चलते हैं जब इटली का कोई एक वजूद नहीं था। ये बस छोटी बड़ी रियासतों का एक मजमुआ था और इनमें से ज़्यादातर पर गैर मुल्की ताकतों का कब्जा था। ये जो मशहूर बात कही जाती है ना, ये इस वक्त की हकीकत को बिल्कुल सही बताती है। इटली सिर्फ नक्शे पर एक इलाके का नाम था, किसी एक कौम का नहीं। ये अलग अलग रियासतों का एक मजमुआ था, जिनमें से बहुत सी खास तौर पर ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में थी। और ये स्लाइड इस तकसीम को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखें, शुमाल मगरिब में किंगडम ऑफ सार्डिनिया था, जो वाहिद आज़ाद इतालवी रियासत थी और उम्मीद की एक किरण थी। फिर लोम्बार्डी और वेनिशिया थे, जहां ऑस्ट्रियन एम्पायर का शिकंजा कसा हुआ था। दरमियान में थी पेपल स्टेट्स, जिन पर पोप की हुकूमत थी, और जुनूब में एक बहुत बड़ी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर बर्बन खानदान का राज था। लेकिन इस तकसीम के बावजूद इत्तेहाद का एक ख्वाब पल रहा था। इस तहरीक को रिसर्जमेंटो कहा जाता है, जिसका मतलब है दोबारा उभरना। ये कौम परस्ती और गैर मुल्की कब्जे को ख़त्म करने की ख्वाहिश से भरी एक सकाफ़ती और सियासी तहरीक थी, जिसकी बुनियाद इनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के नज़रियात पर रखी गई थी। तो ठीक है, ख्वाब तो था, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एक अमली मंसूबे की ज़रूरत थी। और उस मंसूबे के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो थे काउंट कवूर। कमेलो डी कवूर किंगडम ऑफ सार्डिनिया के वज़ीर आज़म थे। उनकी रियासत, जिसे सार्डिनिया पीडमॉन्ट भी कहते हैं, उस इत्तेहाद की क़यादत करने वाली थी। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और होशियार लीडर थे, जो जानते थे कि सिर्फ जोश और जज्बे से काम नहीं बनेगा, बल्कि एक ठोस, सोची समझी हिकमत अमली की ज़रूरत है। अब कवूर की हिकमत अमली वाकई दिलचस्प थी। उसके 3 अहम हिस्से थे। पहला, उन्होंने सार्डिनिया को अंदर से मजबूत किया, नई रेलवे लाइनें बिछाईं, इंडस्ट्री लगाई और फौज को जदीद बनाया। दूसरा, उन्होंने डिप्लोमेसी का जाल बिछाया, खास तौर पर फ्रांस के साथ इत्तेहाद कायम किया। और तीसरा, जो कि बहुत चालाकी का काम था, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि ऑस्ट्रिया को जंग शुरू करनी पड़ी, ताकि सार्डिनिया मजलूम नजर आए और उसे बाहर से मदद मिल सके। और उनकी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा कारनामा था प्लॉम्बियर्स एग्रीमेंट। ये कावोर और फ्रांस के नेपोलियन थर्ड के बीच एक खुफिया डील थी। फ्रांस ने वादा किया कि वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ फौजी मदद देगा और बदले में उसे कुछ इलाके मिलेंगे। ये मुआहदा ऑस्ट्रिया की फौजी ताकत को चैलेंज करने के लिए बेहद ज़रूरी था, और इसके बगैर इत्तेहाद का ख्वाब शायद कभी पूरा ही ना होता। अच्छा, अगर कवोर इस तहरीक का दिमाग थे, तो उसकी तलवार कौन था? वो थे जुज़ेप्पे गैरिबाल्डी, एक करिश्माती फौजी लीडर, एक इनकलाबी और अवाम के सच्चे हीरो। 1000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रज़ाकारों की तादाद है जिन्होंने गैरिबाल्डी की क़यादत में तारीख का धारा ही बदल दिया। इन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था, और उन्होंने एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 में हिस्सा लिया, जो तारीख की सबसे बहादुर फौजी मुहिमात में से एक मानी जाती है। गैरिबाल्डी अपनी छोटी सी फौज के साथ जनूबी इटली पहुंचे और नाकाबिले यकीन तौर पर किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज को फतह कर लिया। वो खुद तो एक पुरजोश रिपब्लिकन थे, मतलब वो बादशाहत के बजाय जमहूरिया चाहते थे, लेकिन उन्होंने कौमी इत्तेहाद को अपनी ज़ाती सियासत से ऊपर रखा और अपनी जीती हुई सारी ज़मीनें किंग विक्टर इमैनुअल II यानी कवोर के बादशाह के हवाले कर दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने इटली के इत्तेहाद की तकदीर ही बदल कर रख दी। अब हम इत्तेहाद के सबसे अहम और फैसलाकुन दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो वक्त था जब कोवूर की सिफारती चालें और गैरिबाल्डी की फौजी कामयाबियां एक साथ मिलकर एक नई कौम की बुनियाद डाल रही थीं। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। 1859 में फ्रांस की मदद से सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया को हराया और लोम्बार्डी हासिल कर लिया। 1860 में गैरिबाल्डी ने जुनूब फतह किया और बीच की इतालवी रियासतों ने भी सार्डिनिया में शामिल होने के हक में वोट दिया। और फिर 1861 में किंगडम ऑफ इटली का बाकायदा ऐलान हो गया। 17 मार्च 1861 ये तारीख यूरोपीय हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ है। इस दिन एक नए मुल्क किंगडम ऑफ इटली का जन्म हुआ और विक्टर इमैनुअल II इसके पहले बादशाह बने।
یہ وہ لمحہ تھا جس نے یورپ کے سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1861 کے اعلان کے بعد بھی کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ دو بہت اہم علاقے ابھی بھی اٹلی کا حصہ نہیں تھے، ایک ونیشیا اور سب سے بڑھ کر روم۔ اتحاد کو مکمل کرنے کے آخری 2 قدم بھی بڑی ہوشیاری سے اٹھائے گئے۔ 1866 میں اٹلی نے پروشیا کے ساتھ مل کر آسٹریا سے جنگ کی اور انعام میں ونیشیا حاصل کر لیا۔ پھر 1871 میں جب فرینکو پروشین وار کی وجہ سے فرانسیسی فوجیں روم سے ہٹیں تو اطالوی فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا اور روم کو اٹلی کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ اس طرح اتحاد کا عمل مکمل ہوا۔ تو اٹلی اب سیاسی طور پر تو ایک ہو چکا تھا، لیکن کیا سرحدیں جوڑنے سے دل بھی جڑ گئے؟ آئیے اب ان نتائج اور گہرے مسائل کو دیکھتے ہیں جن کا سامنا اس نئی نویلی قوم کو کرنا پڑا۔ سیاسی طور پر اٹلی ایک آئینی بادشاہت بن گیا، سماجی طور پر قومی شناخت تو مضبوط ہوئی، لیکن ریاست اور چرچ کے درمیان شدید جھگڑے شروع ہو گئے، خاص طور پر پوپ کے اختیارات پر۔ معاشی طور پر صنعتی شمال اور زراعت پر انحصار کرنے والے جنوب کے درمیان ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا، جو آج تک ایک مسئلہ ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اٹلی یورپ کی ایک نئی بڑی طاقت بن کر سامنے آیا۔ اور یہ سلائیڈ اس سب سے بڑے چیلنج کو واضح کرتی ہے، یعنی دو اٹلی کا مسئلہ۔ شمال صنعتی، ترقی یافتہ اور سیاسی طور پر جڑا ہوا تھا، جبکہ جنوب زرعی، پچھڑا اور سماجی طور پر کٹا ہوا رہا۔ یہ تقسیم، جسے 10 سدن کویسچن بھی کہتے ہیں، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور اٹلی کے لیے ایک بہت بڑا سماجی اور معاشی چیلنج ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ قوم تو ایک ہو گئی، لیکن کیا عوام بھی ایک ہو پائے؟ سیاسی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کے درمیان کا فرق یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اٹلی کا اتحاد بلا شبہ ایک شاندار کامیابی تھی، لیکن اس نے ایسے چیلنجز بھی پیدا کیے جن کا سامنا اٹلی آج تک کر رہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک قوم کی تعمیر صرف سرحدیں کھینچنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور طویل عمل ہوتا ہے۔